देश के विकास में किसान की महत्वपूर्ण भूमिका है। किसान के विकास में खेती की महत्वपूर्ण भूमिका है और इस खेती के लिए ज़रूरी है बिजली, पानी, खाद। ये समय से मिले, ये आवश्यक हो जाता है। किसानों की क्या है मूल समस्याएं, क्या है उनकी बिजली, पानी, खाद की स्थिति, सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ शो में जुड़ गए हैं सुब्रत त्रिपाठी जी। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, खेती किसानी के मामलों में बेहतर नजर रखते हैं। सुब्रत जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्ते, प्रणाम जी। हमारे साथ अपना पंच शो में जुड़ चुकी हैं अंजलि द्विवेदी जी। आप रिपोर्टर हैं और आपने रिपोर्ट तैयार की है किसानों की समस्याओं के मामले में। शुरुआत करते हैं सुब्रत जी के साथ। सुब्रत जी, किसानों को जब खाद मिलने का नंबर आता है खेती के लिए, जब खाद जरूरी होती है तब उन्हें वो खाद मिल नहीं पाती है। वो कई दिनों तक लाइन में लगते हैं, उसके बाद भी खाद मिलती नहीं, मिलती भी है तो किसानों की शिकायत है कि वो उतनी गुणवत्ता वाली नहीं होती है जितनी होनी चाहिए। क्या कुछ कहते हैं आप इस मामले पर? लगातार कई वर्षों से आप देख रहे हैं अपने यहाँ खाद की बहुत विकराल समस्या है। हमारे यहाँ क्या हुआ था कि पहले केंद्रीय सहकारी बैंक, जितनी भी सेवा सहकारी समितियां हैं, उनसे जितने भी किसान सेवा सहकारी समितियों के सदस्य हैं, उन्हें उनकी सेवा सहकारी समितियों से खाद मिल जाती थी। लेकिन पता नहीं शासन का आदेश आया कि केंद्रीय सहकारी बैंक ने आदेश दिया। आदेश की कॉपी हमने सूचना के अधिकार के तहत भी मांगी, लेकिन आज तक उपलब्ध नहीं हुई। समितियों में कह दिया गया कि जिन किसानों की जमीनें दूसरे किसी बैंक में बंधक हैं, उन किसानों को खाद समितियों से नहीं मिलेगी, न नगद में न कर्ज में। तो इससे और भी समस्या विकराल हो गई। कह दिया जाता है कि आप गोदाम जाइए, गोदामों में मिलेगी, डबल लाखों में मिलेगी। किसान सुबह से निकलते हैं, डबल लाख की दूरियां उनके घरों से बहुत दूर दूर तक डबल लाख के गोदाम होते हैं, बेचारे लाइनों में लगी रहते हैं और खाद के लिए हमारे अन्नदाता भटकते हैं। कुछ समझ से ये सारी परिस्थितियां परे हैं। और सचमुच में कहा जाए तो अगर जो किसान सेवा सहकारी समितियों का सदस्य है, उसे उनकी उसी सोसाइटी से अगर खाद दे दी जाए तो शायद इतनी बड़ी लाइनें न लगानी पड़े किसान को। त्रिपाठी जी, खेती में समय का और लाभ का, मौके का बड़ा महत्व है। यदि वो मौका किसान चूक जाता है तो फिर खेती में होने वाला लाभ हानि में बदल जाता है, वो नुकसान में जाता है और कर्ज के बोझ तले दबता जाता है। और ये कर्ज बढ़ रहा है उन व्यवस्थाओं के कारण जो शासन को देखनी है और वो बेहतर ढंग से नहीं देखी जा रही है। खाद मिलना किसान के खुद के हाथ में नहीं है। किसान अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं करता है, लेकिन जब खाद मिलना होता है, शासन की व्यवस्था है, शासन को देखना चाहिए। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी का एक बयान आया था कि किसान के लिए खाद की पर्याप्त व्यवस्था है, लेकिन उन्हें भी कहीं से जानकारी मिली है कि किसानों को खाद मिल नहीं पाती है। इसके बाद भी ये स्थितियां हैं, मतलब व्यवस्था है उसके बाद भी नहीं मिल पाती। ये बात स्पष्ट नहीं हो पा रही है। क्या कहते हैं त्रिपाठी जी इस पर आप? सचमुच में आप सोचिए कि ये देश का दुर्भाग्य है कि आजादी का 76वां वर्ष है। हम लोगों को आज तक किसानों को उनके गांवों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली है। पानी नहीं मिला, बिजली नहीं मिली, सड़क नहीं मिली। उनको आप जो कह रहे हैं कि 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक रबी के बोनी का समय है, समय से खाद नहीं मिल पाती। वो अपना घर सुबेरे से छोड़ के खाद के चक्कर में घूमते हैं, एक बोरी खाद के लिए भटकते हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार से, शासन से, सभी से अनुरोध करते हैं कि ये आदेश क्या है। आखिर ये आदेश सिर्फ रीवा में लागू है या ये आदेश पूरे मध्य प्रदेश में लागू है कि जिन किसानों की किसी के माने जमीनें बंधक हैं, उन किसानों को खाद सेवा सहकारी समितियों से नहीं मिलेगी। आप सोच सकते हैं रीवा जिले की जहां तक आप बात करें तो रीवा जिले में 148 सेवा सहकारी समितियां हैं। 148 सेवा सहकारी समितियों में कम से कम 1.5 से 2 लाख किसान उसके सदस्य हैं। सदस्य बनते हैं, उनके शेयर जमा होते हैं। अब सोचिए, न उनके शेयर लौटाए जाते, न उन्हें एक समय से खाद मिलती है। कई बार हमने केंद्रीय सहकारी बैंक से लेके इस आशय का निवेदन, ज्ञापन शासन के माध्यम से, शासन प्रशासन सबको हमने दिया कि देखिए, अगर आपने ऐसे कोई नियम बना दिए हैं कि जिन किसानों की कहीं बंधक है जमीन दूसरे बैंकों में, तो उन्हें खाद नहीं मिलेगी, तो उन्हें आप सहकारिता आंदोलन से पृथक कर दीजिए। आप सोचिए, सहकारिता आंदोलन में ये कंपलसरी है कि किसान को ऋणी होना जरूरी है।
मान लीजिए वो सहकारी संस्थाओं के चुनाव में गतिविधि में भाग लेता है या सहकारी समितियों में है, तो एक ही बोरी खाद ले, लेकिन खाद लेगा तब तो सहकारी समिति का सदस्य कहलाएगा। और आग अब आप सदस्य बना है, उसके शेयर जमा है। शेयर आप सोच सकते हैं लगभग हुँ, 1 डेढ़ से 2 करोड़ रुपए शेयर किसानों के जमा होंगे केंद्रीय सहकारी बैंक में, माने सहकारिता के माध्यम से, और उन वो किसान खाद से वंचित हो जाते हैं। अरे आखिर आप सोचिए, केंद्रीय सहकारी बैंक की लिमिट, क्या लिमिट देता है केंद्रीय सहकारी बैंक? उनको कम से कम किसानों को एक राहत हो जाती है, सोचिए कि 0% तक रबी की बोनी का, जैसे मान लीजिए रबी में बोनी का वो ड्यू डेट जो उनकी 31 मार्च है, उस माने जून है 31 जून, तब तक उन्हें हुँ, 0% में मिल जाती है। खरीफ की बोनी का उन्हें 1 मार्च तक मिल जाता है। तो उनको कुछ राहत मिल जाती है, उन्हें खाद सरलता से मिल जाती है और वो खेती का काम कर लेते हैं। लेकिन अब सोचिए, उन्हें खाद सेवा सहकारी समितियों से नहीं मिलती। जो किसान, अगर मान लीजिए किसान ने कोई क्रेडिट कार्ड बनवाया, कृषि यंत्र है उसके पास, ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है, अगर मान लीजिए वो कोई फाइनेंस करवाएगा तो कहाँ से करवाएगा? केंद्रीय सहकारी बैंक से तो हुँ, फाइनेंस होते नहीं है। इतनी बड़ी उनकी लिमिट नहीं होती कि इतना वो ऋण दें। तो वो जाएगा राष्ट्रीयकृत बैंकों में, और राष्ट्रीयकृत बैंक में जब किसान जाता है तो उसकी पूरी जमीनें मार्गेज कर ली जाती हैं। अब जब भूमि उसकी बंधक हो गई तो वो सहकारी समितियों के लिए कहाँ से लाए भूमि? अभी ये नियम 1, 2, 3 साल पहले से लागू हुआ है। हुँ, पहले ऐसा नियम नहीं था। जो केंद्रीय सहकारी बैंक के जो सेवा सहकारी समितियों के सदस्य थे किसान, उनको सबको आसानी से खाद मिल जाती थी। अब तो ये हो गया है कि किसान भले ही वो सदस्य है या किसान है, सेवा सहकारी समितियों से रोक लगा दी कि नगद में खाद देंगे नहीं। नगद में आप खाद देंगे नहीं तो डबल लॉक कितने हैं, गोदाम कितने हैं, और ये सोचना चाहिए कि रीवा जिले में डबल लॉक कितने हैं, गोदाम कितने हैं। सेवा सहकारी समितियों का निर्माण इसीलिए हुआ होगा कि 148 सेवा सहकारी समितियां अगर रीवा जिले में हैं, तो सेवा सहकारी समितियों की दूरी 4 से 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर के एरिया में किसान हुँ, अपने सेवा सहकारी समितियों तक पहुंच के खाद ले सकता था। लेकिन अब आप सोचिए, 50 किलोमीटर, 25 किलोमीटर का चक्कर लगा एक बोरी खाद के लिए, सुबह से निकल आए, शाम तक लाइनों में लगा रहे, फिर लाइनों में कर दिया जाता है, टोकन दिया जाता है, 2 बोरी, 4 बोरी, 5 बोरी, कब नियम, कभी 2 बोरी, कभी 3 बोरी, कभी 4 बोरी, बेचारे लाइनों में लगे रहते हैं और आके लाइनों में अपनी दिन रात गुजारते हैं। सोचिए, ये दुर्भाग्य है कि वो अन्नदाता जो पूरे मध्य प्रदेश को, आप सोच सकते हैं कि पूरे देश में नंबर 1 की पोजीशन में रखा हुआ है खेती के उत्पादन में, उसके साथ अगर ये समय से उन्हें खाद, पानी, बिजली मिल जाए, तो आप सोच सकते हैं कि वो अपनी कितनी मेहनत करके और ऊंचाइयों तक उत्पादन को ले जा सकता है, और खाद्यान्न के मामले में और आत्मनिर्भर अपने देश को बना सकता है। लेकिन विषम परिस्थितियों में भी आप सोच सकते हैं, कोरोना काल में भी किसानों को के साथ ऐसी ही स्थितियां आई। किसानों ने लगातार मेहनत की, आप सोच सकते हैं कोरोना काल में भी देश का साथ आखिर किसने दिया? सारी इंडस्ट्री, सारी उद्योग, सब कुछ बंद हुँ, थे, खेती थी। खेती के बिना तो जीवन चलता नहीं ना। वो अनाज ही खाते हैं ना सब लोग, वो अनाज, फल, फूल, वो किसान तब भी कोरोना काल में भी उसने भरपूर फसलों का, सब्जियों का और फलों का उत्पादन करके आम जीवन को एक नया, माने जीव के लिए अन्न जरूरी है। अन्न से उसने हमेशा उस विपदम परिस्थितियों में भी अन्न का उत्पादन किया। हम आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि देखिए, केंद्रीय सहकारी बैंक के जो भी नियम हो, सब नियमों को बदल दीजिए। प्रत्येक सेवा सहकारी समितियों से किसानों को खाद दे दीजिए, समय से खाद दे दीजिए, क्योंकि देखिए अभी इस समय किसानों की धान की फसल पूरी तरह अभी खेतों में है, कटी नहीं है। समर्थन मूल्य में धान की खरीदी कब होगी? उनके पास पैसे कहाँ से आएंगे नगद में खरीदने के लिए? सोचिए, उन्हें ना भटकाइए, उन्हें हर सेवा सहकारी समितियों से, प्रत्येक जिलों से, हम रीवा संभाग की बात करते हैं कि प्रत्येक सेवा सहकारी समितियां, जितनी भी सेवा सहकारी समितियां हैं, सब में नगद में और उन्हें कर्ज में, जो किसान माने सोसाइटियों के सदस्य हैं, और जो किसान ओवर ड्यू नहीं है, उन किसानों को कर्ज में, और जो किसान सेवा सहकारी समितियों के सदस्य हैं और नहीं भी हैं, उन्हें नगद में सब सेवा सहकारी समितियों से भरपूर भंडारण करके खाद उपलब्ध करा दी जाए। क्योंकि खेती का सीजन, रबी का सीजन अब पीक में है। अब पीक में सीजन शुरू होगा, धान कटाई के बाद किसानों की चिंता न रहे कि वो खाद की लाइनें लगाएं, क्योंकि गांव में आप देख रहे हैं नहरें भी सूखी पड़ी हुई हैं, उधर बिजली की आना जाना आज तक बंद नहीं हुआ है, ट्रांसफार्मर जल जाते हैं तो पता लगा महीनों नहीं लगते हैं। ऐसे में खेती कैसी होगी? हम आपसे के चैनल के माध्यम से शासन, प्रशासन, सबसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि सहायता पूर्वक विचार करिए। किसान
सबके लिए उत्पादन करता है, उसको उत्पादन करने के लिए एक अच्छा माहौल दे दीजिए और खाद के संकट ना होने पाए, एक टोल फ्री नंबर जारी किए जाएँ और खाद्य संकट का निराकरण तत्काल किया जाए। सुब्रत जी, जो आपने बंधक की बात की है कि किसानों की जो भूमि है वो राष्ट्रीयकृत बैंकों में बंधक हो जाती है, ये खाद मिलने में भी समस्या आती है, कुछ तकनीकी जो मामले निकल के आए हैं, लेकिन ये बंधक जो भूमि होती है वो भी तो खेती के लिए ही हो रही है। किसान और कौन सा कार्य कर रहा है, उसका मुख्य कार्य खेती। तो जैसा आपने कहा वो ट्रैक्टर लेगा या और साधन लेगा अपने खेती किसानी के लिए, उसी के लिए भूमि बंधक होती है जब कर्ज लेता है वो। और उसके बाद यदि ऐसे नियम बनेंगे, ऐसी व्यवस्थाएं होंगी, तो किसान कैसे मजबूत होगा, खेती कैसे मजबूत होगी और देश कैसे मजबूत होगा। यहाँ योजनाएं चलाई जा रही हैं, सम्मान की बात की जा रही है, सम्मान निधि की बात की जा रही है, उसके बाद खेती कमजोर होती जा रही है। बड़ा प्रश्न है किसानों के लिए भी, जो दर्शक देख रहे हैं उनके लिए भी सोचना होगा, इस प्रश्न का उत्तर खोजना होगा। जो दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हैं वो अपने सुझाव, अपनी बात, अपने प्रश्न हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अंजलि जी के पास चलेंगे। अंजलि जी, आप क्षेत्र में थी, आप रिपोर्ट तैयार कर रही थी, किसानों से आपकी बात भी हुई। किसान खाद के लिए लंबी लाइन लगाते हैं और उनको खाद मिल नहीं पाती है, और उनका ऐसा भी कहना आया कि 500 बोरी आए खाद, 600 बोरी आए खाद, लेकिन जब किसानों को मिलने का नंबर आता है तो ये कह दिया जाता है कि उपलब्धता नहीं है। और कौन सी बातें थी मुख्य, अंजलि जी, जो आपको किसानों ने बताई हैं? जी, बिल्कुल अखंड जी, जैसा कि आपने कहा कि इस पे ये भी था कि 500 से 600 बोरी। सबसे बड़ा उनका आरोप था कि अभी सुब्रत जी ने कहा था कि 20-25 किलोमीटर के दायरे में एक सहकारी समिति होनी चाहिए। समितियाँ हैं, लेकिन उनमें कोई कार्य नहीं हो रहे हैं, वो ताले बंद हैं। और कई जगह हम लोग जैसे कि हम गए ग्राउंड पे तो लोग किसान सबसे ज़्यादा ये कह रहे हैं कि समिति है लेकिन वो बंद है, खाद आती भी है तो हम लोग को नहीं मिलती, ब्लैक में चली जाती है। खाद आती है, ऐसा नहीं है कि खाद नहीं आती है, लेकिन वो ब्लैक में चली जाती है। और ब्लैक में जाने के बाद समस्या ये होती है कि जब उसमें एक अनुपात होता है कि अगर आप 1 एकड़ ज़मीन के आप मालिक हैं, मतलब आपके पास 1 एकड़ ज़मीन है, तो आपको 1 से डेढ़ बोरी खाद मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है कि ऊपर का दबाव रहता है, तो 1 एकड़ वाले को भी 5 बोरी मिलती है और जिनके पास 5 एकड़ की ज़मीन है उनको भी 5 बोरी मिलती है। तो किसानों का ये कहना है कि जो 1 एकड़ वाला है वो तो राजा बन गया और हम 5 एकड़ वाले कैसे काम करेंगे? 5 एकड़ खेत है हमारे पास, अब हम उसमें 5 बोरी यूरिया, डीएपी लेके कहाँ जाएँगे? तो एक उनका ये भी बड़ा आरोप था और दूसरा सबसे बड़ी बात कि खादी के लिए वो मतलब अगर सुबह आ रहे हैं तो शाम तक उनको खाद नहीं मिल पाती है। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि बोल दिया जाता है स्टॉक रहता है उसके बाद भी कह देते हैं कि खाद खत्म हो गई है, आप अगले दिन आइए। मतलब बेचारे एक तो पूरा दिन समाप्त कर रहे हैं खाद के लिए कि दिन-दिन भर वो लाइन में लगे हैं। फिर उनको कूपन भी मिला तो अंदर से ये हो जाता है कि खत्म हो गए। कई बार तो खत्म भी हो जाती है, लेकिन जब खत्म नहीं होती उसके बाद भी उनको ये कह दिया जाता है कि खाद खत्म हो गई। तो ये उनके ऊपर काफ़ी नाराज़गी है कि हमको ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाए। तो किसान अगर जैसे कि सुब्रत जी ने कहा था कि किसानों को ये दिया जाए, हम भी प्रशासन से यही माँग करते हैं कि किसानों के लिए इतना तो उपलब्ध किया जाए कि वो खेत में अपनी खादी तो डाल सकें। अभी जैसा कि बरसात हुई नहीं इस हम्म। वर्ष, हमारा जो गुड़ क्षेत्र है, जहाँ पे हम ग्राउंड पे गए थे रायपुर करचुलियान एरिया पे, पानी गिरा नहीं। पानी नहीं गिरा तो नहर में भी पानी नहीं छोड़ा गया, तो धान जो थी वो पूरी तरह से सूख गई। अब जब गेहूँ की फसल आ रही है, तो गेहूँ की फसल के लिए खाद ही नहीं दी जा रही, तो लोग कैसे गेहूँ का पलेवा देंगे, कैसे बुवाई करेंगे? तो किसान को एक तरह से हम्म। काफ़ी संकटों का सामना करना पड़ रहा है। अंजलि जी ने जो बात अभी यहाँ उठाई है, किसानों की जो बात आपने बताई है, यहाँ एक पानी की भी समस्या निकल के आई है, खाद की समस्या है। धान की खेती उनकी पानी की कमी के कारण सूख चुकी है और उस कष्ट को वो झेल चुके हैं। उसके बाद अब उन्हें गेहूं की खेती करनी है, रबी की फसल के लिए उन्हें पलेवा देना है खेत में, तो उसके पानी उपलब्ध नहीं, नहरों में पानी नहीं है, समितियों में खाद नहीं है। ऐसे में किसानी कैसे मजबूत होगी? सुब्रत जी, क्या कहते हैं आप इस मामले में? हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि सचमुच में समस्याएं बहुत हैं। आज आप देखिए तो
गांव में जाने के लिए रास्ते नहीं है, किसानों को खेत बोने के लिए खाद नहीं है, बीज समय पे नहीं मिल पाते, नहरें हैं, पानी नहीं है। ये हमारा दुर्भाग्य है। उसके बाद भी आप सोचिए कि देश का ये अन्नदाता कितनी मेहनत करता है। आज इतनी महंगाई में आप सोच सकते हैं अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करे, वो बच्चों को कैसे पढ़ाए, अस्पताल कोई बीमार हो दवाई कहाँ से कराए। ट्रैक्टर, कृषि यंत्र सब महंगे हैं। आप लगातार देख लीजिए महंगाई बढ़ती जा रही है। समितियों की रही बात, तो समितियों का हमारा मतलब ये था कि देखिए सारी जितनी सेवा सहकारी समितियां हैं, जैसे गोदाम है वो गोदाम दूर है, गोदाम सब जगह तो है नहीं। और आपको चैनल के माध्यम से एक बात आपको मैं बतलाना चाहता हूँ कि रीवा जिले में 148 सेवा सहकारी समितियां हैं। समितियों में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि भंडारण की दिक्कत है। समितियों में भंडारण कहाँ करेंगे? अधिकतर सोसाइटियों के पास भवन नहीं है। भवन विहीन सहकारी समितियां भी आपको रीवा जिले में सर्वे करिए तो मिल जाएंगी कि उनके पास खुद की भवन भवन नहीं है। गोदाम बहुत मुश्किल से, बहुत कम सोसाइटियां ऐसी होंगी जिनके पास गोदाम होगा, उनके पास भंडारण के लिए गोदाम ही नहीं है। वो खाद कहाँ रखें? सोचिए। तो इस चीज के लिए क्यों नहीं सोचा गया? सबसे बड़ी तकलीफ यह है किसानों ने भी अपने मुद्दों को याद नहीं दिलाया, किसानों के मुद्दे किसी को याद नहीं आए और किसान उसमें सफर करता गया। नहरें सूखी क्यों हैं भाई? नहरों को में आप पानी दीजिए, जैसा अंजलि जी ने कहा। आज इस बार आग पूरे जिले की औसत वर्षा, पूरे बिंद क्षेत्र की आप ले लीजिए, औसत वर्षा बहुत कम रही है। लोगों ने मूंग और उड़द बो दी। अब आप सोच सकते हैं कि मूंग उड़द में फूल लगने से पहले इतना ज्यादा टेम्परेचर हो गया कि उसमें फलियां नहीं लगी और पूरी फसल नष्ट हो गई। किसानों ने उसकी जुताई की, अब जुताई करके उसकी पलेवा की तैयारी में लगे, नहरों में पानी नहीं, ट्रांसफार्मर जले। अरे भैया एक टाइम तो निर्धारित कर दीजिए कि जो ट्रांसफार्मर जलेगा 24 घंटे 48 घंटे के अंदर बदल दिया जाएगा। ये थोड़ी है कि एक ट्रांसफार्मर जले तो 2 महीने बाद 3 महीने बाद बदला जाएगा। ऐसे में खेती कहाँ से होगी, सोचिए आप। और सहकारी समितियों में आज से अगर आप किसानों को खाद नहीं दे सकते तो उनको आप क्यों मेंबर बनाए हुए हैं? और राष्ट्रीयकृत बैंक से लोन लेता है किसान, मान लीजिए ट्रैक्टर फाइनेंस कराया, वो हार्वेस्टर फाइनेंस कराया, किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया, उतनी लिमिट तो केंद्रीय सहकारी बैंक देता नहीं और उसकी जमीनें बंधक हो गई किसान की केंद्रीय सहकारी बैंक में, माने राष्ट्रीयकृत बैंकों में। तो किसान आखिर करे तो करे क्या? हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से ये मांग करते हैं कि बंधक के नियम बदले जाने चाहिए। 1 एकड़ मान लीजिए जमीन की कीमत क्या है, आपने कितनी बोरी खाद दे दी, एक किसान को कितनी बोरी खाद की आवश्यकता होती है? जितने एकड़ का किसान होगा उतनी बोरी उसे खाद चाहिए। तो भाई उसकी आप जमीन को बंधक बना के खाद दोगे तो आप डिसमिलों में काम हो जाएगा उस किसान का। एक किसान ट्रैक्टर खरीदता है, एक ट्रैक्टर की कीमत कितनी है? 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख, 15 लाख। लेकिन आपने उसकी 10-10 एकड़ जमीन उस ट्रैक्टर के लिए बंधक बना लिया, वो किसान कैसे जिएगा? अगर जमीन की कीमत जो बाजार में कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार, भूमि की कीमत, आप कृषि में ना जाइए कि कृषि के लिए इतना फाइनेंस करते हैं। अरे वो भूमि आपने बंधक बनाई है तो बंधक बनाई गई भूमि की कीमत क्या है? 1 हेक्टेयर, हेक्टेयर के में उसका कलेक्टर गाइडलाइन में मूल्य क्या है? तो आप 1 हेक्टेयर किसान की बना लो बंधक। हैं? जितने का आप लोन दो उस हिसाब से किसान की क्या कीमत कलेक्टर गाइडलाइन में भूमि का है, उस हिसाब से आप तय करके उसकी उतनी जमीन बंधक बना लो, बाकी जमीन तो उसकी फ्री छोड़ दो आप। पूरी जमीन को बंधक बना लेंगे, मान लीजिए न बेचारे वो कुछ काम कर सकते हैं, न कुछ कर सकते, खेती के लिए जीना है। और वो बंधक अगर मान लीजिए लिख दिया गया, बंधक राष्ट्रीयकृत बैंकों ने लिख दिया, तो आपको अगर कोई जरूरत है, बेटियों की शादी करना है या कोई भी चीजें जरूरत है, कोई बीमार हो गया दवाई करवानी है, आप समझते हैं कि खेती से कोई आदमी दवाई करा सकता है क्या? खेती से क्या वो बेटियों की शादी करा सकता है क्या? खेती से क्या वो अपनी पढ़ाई करा सकता है क्या बच्चों की? आज इतनी महंगाई में कितने कैसे अब वो अपने परिवार का भरण पोषण करता है और उसकी पूरी जमीन आपने बंधक बना ली तो उसे तो पूरा इस तरह बेसहारा बना दिया। इसीलिए देख रहे हैं कि देश में कितने किसान आत्महत्या करते हैं। आखिर आत्महत्या किसान क्यों करते हैं? क्या किसी को इतनी खुशी मिल गई कि वो खुदकुशी करने लगे? हमारी सरकारों को कहीं ना कहीं सोचना होगा, ये बंधक के नियम बदलने होंगे। हम कहते हैं कलेक्टर गाइडलाइन में 1 हेक्टेयर जमीन का कितना मूल्य है उतनी आप जमीन बंधक बना लीजिए। कृषि यंत्र आप फाइनेंस कर रहे हैं उसका मूल्य कितना है, बस उस हिसाब से आप बंधक बना लिए। बाकी ये नहीं कि पूरी किसानों की आप जमीनों को बंधक बना लीजिए और बंधक बना के किसानों को मानसिक प्रताड़ित किया जाए। खेती करते हैं वो अनाज और पूरे देश का भरण पोषण करते हैं और पूरे देश में आप सोच सकते हैं
कोई भी इंडस्ट्री लग जाए, कोई भी उद्योग लग जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन खाना तो सबको अनाज है और उसका उत्पादन हम्म, जीव जंतु से सबके लिए कौन करता है? किसान करता है। उसकी जिंदगी कब तक फटीहाल रहेगी, हमारे समझ से परे है। हम आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि किसानों को इतनी सुविधाएं तो दे दीजिए, खेती के लिए समय से खाद दे दीजिए, पलेवा के लिए समय से पानी दे दीजिए, जले हुए ट्रांसफार्मरों को समय से बदल दीजिए। ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या कारण है? उन सब कारणों को हम्म, दूर करके एक बार किसानों का मनोबल बढ़ा दीजिए। इतनी विषम परिस्थितियों में किसान खेती कब तक करेगा आखिर? आप देखते जाइएगा, आने वाले दिनों में एक किसान का बेटा खुद खेती नहीं करना चाह रहा है, कोई खेती नहीं करना हम्म, चाह रहा, क्यों करेगा खेती बताइए आप? खेती करके अपनी पूरी तरह से वो मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, जैसे वो जुर्म कर रहा हो। हम्म। सुब्रत जी ने जिस न प्रकार खाद, का, न समय से बीज, न समय से। जी जी, सुब्रत जी ने जिस प्रकार से अपनी बात रखी है उसमें दो ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं। किसान खेती से दूर जा रहा है, कहीं न कहीं यही कारण है। और देखिए, ये जो शोर है, जो आप सुब्रत जी जहाँ बैठे हैं वहां से जो शोर आ रहा है, राजनीतिक पार्टियां अपने प्रचार के अंतिम दौर में हैं, आज से प्रचार थम जाएंगे, तो सभी लोग पूरी ताकत लगा रहे हैं प्रचार करने में। इस बीच किसी भी पार्टी के नेता हो, किसी भी पार्टी के जनप्रतिनिधि हो जो क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, वो आपके बीच होंगे। किसानों को प्रश्न करना चाहिए, मतदाता को प्रश्न करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि आप हमारी खेती के लिए क्या योजना बना रहे हैं, और योजना बना रहे हैं तो वो योजना लागू हो पा रही है, नहीं लागू हो पा रही है। ये समस्या जस की तस क्यों बनी हुई है? जो मूल समस्याएं हैं किसान की, वो क्यों दूर नहीं हो रही है? यदि किसान हमारा मजबूत नहीं होगा तो कैसे समस्याओं का हल होगा? ये प्रश्न आपको करना होगा। आप अपने प्रश्न हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। साथ ही चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ये बात पूछनी होगी, आपको प्रश्न करने होंगे अपने जनप्रतिनिधियों से। वो किसी भी पार्टी के हो सकते हैं, किसी भी दल के हो सकते हैं। यदि आप पूछेंगे नहीं तो समस्या का समाधान कैसे होगा? आप बताएंगे कि हमारी ये समस्या है तो उसमें विचार होगा। यहाँ किसान का बेटा खेती से दूर जा रहा है, सुब्रत जी ने ये बात कही है। अंजलि जी, आप क्षेत्र में थी, क्या कुछ समझ में आया इस मामले को लेके? जब आप बात कर रही थी, जो युवक वर्ग है वो खेती के प्रति अपने कितना सजग है, कितना जागरूक है, कितना जुड़ना चाहता है उससे? बिल्कुल, अखंड जी, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि जागरूक है युवा वर्ग, सुब्रत जी ने सही कहा कि खेती क्या, वो खेत जाने को तैयार नहीं है। उनका ये है कि हम हमारे पिता खेती कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, तो हम क्या खेती करेंगे? हमको क्या मिलेगा? खेती करने से मिल क्या रहा है? ना तो पानी मिल रहा। बिजली के लिए ट्रांसफ़ार्मर, अभी चुनाव के पहले चुनावी दौर है, तो कई गाँवों में ऐसा हुआ है कि ट्रांसफ़ार्मर पीट के लगा दिए गए हैं। लेकिन वो ट्रांसफ़ार्मर ऐसे हैं कि 60 हॉर्स पावर बिजली उससे लेना है। अब 25 हॉर्स पावर का ट्रांसफ़ार्मर लगाया जा रहा है। तो किसान का बेटा क्यों खेती पे जाएगा? सबसे बड़ा सवाल उनके ऊपर यही है कि मेरे पिता कर रहे हैं, तो वो कितना मुनाफ़ा कमा रहे हैं, तो हम क्यों करें खेती? हम क्यों जाएँ खेत हम्म, पे? हमको खेती करनी नहीं, खेती से कोई लाभ तो मिल नहीं रहा है। जब प्रशासन हमको कोई साथ नहीं दे रही हमारा, तो फिर हम क्या करें? अभी हमारी एक स्टोरी हुई है सुब्रत जी, आपने देखी होगी कि नहर में पानी को लेकर। जी, जी। पिछले कई दिनों हम्म, से अखबारों में आ रहा था कि नहर में पानी नहीं छोड़ा गया। जब हम ग्राउंड पे गए तो किसानों में इतना आक्रोश है कि क्या बताएं। पानी नहीं है तो धान की फसल पूरी तरह से उनकी, उन्होंने मुरेला रूप में उसको काट लिया है। अब गेहूं की फसल बोना है तो खेत पूरे खड़खड़ाए हुए हैं, एक तो पानी नहीं दे पा रहे हैं। गांव में नहर में पानी न होने की वजह से पानी का जो वाटर लेवल है वो भी काफी नीचे चला गया है। तो किसान पलेवा कैसे दे? अब फिर बिजली भी नहीं दे रहे हो, अगर आप किसी तरह से मोटर से वो खेत को सींचे भी तो बिजली नहीं है। तो एक तरह से आप किसान को हर तरह से मार रहे हो, कहीं से नहीं बचा रहे हो। तो किसान में भारी आक्रोश है। इस बार तो कई जगह के किसानों का ये कहना है कि अगर चुनाव होंगे तो हम उसमें मतदान ही नहीं करेंगे। जब हमारी माँग नहीं पूरी होती तो हम मतदान क्यों करेंगे? युवा वर्ग तो सबसे ज़्यादा उनका यही कहना है कि हम लोग कुछ के लिए जब हो ही नहीं रहा है, तो हम लोग क्यों उनके लिए सोचें? जबकि मतदान करना सबसे बड़ा हमारा अधिकार भी होता है, मतदान एक सबसे बड़ा दान माना जाता है, तो उसको करने से, लेकिन इतना आक्रोश होने की वजह से लोगों का कहना है कि हम मतदान ही नहीं करेंगे। तो क्षेत्र के हम्म, युवाओं में तो भारी आक्रोश है
कि हमारे लिए जब कुछ किया ही नहीं जा रहा है तो फिर हम क्यों करें? अंजलि जी ने जैसे बताया है, जो भी किसान हैं जो इन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, समस्याएं हैं उनका हल होगा, वो मिलजुल के उसका प्रयास करना होगा। जहां सरकार का दायित्व होगा सरकार निभाएगी, जहां जनता का दायित्व होगा वो जनता निभाएगी। लेकिन हमारा अधिकार और कर्तव्य मतदान है। जैसी बात निकल के आई है, जहां के भी किसानों ने ये बात मन में बनाई कि हम मतदान नहीं करेंगे, आप मतदान जरूर करिए। मतदान करना आपका अधिकार कर्तव्य दोनों है। मतदान के दिन आप सबसे पहले मतदान ही करें, वो किसी भी पार्टी को करें, किसी भी दल को करें, वो आपकी स्वेच्छा है, लेकिन मतदान जरूर करें। एक अच्छा जनप्रतिनिधि चुने जो आपकी बात सुने, जो आपकी क्षेत्र की बात को रखे। मतदान के कार्य से आप दूर नहीं भाग सकते हैं, क्योंकि यदि आप अच्छा जनप्रतिनिधि नहीं चुनेंगे, वो किसी भी पार्टी के हों, तो फिर बाद में उनसे आप कैसे सवाल करेंगे, कैसे आप उनसे बात करेंगे कि आप क्षेत्र के मुद्दों को ध्यान नहीं दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आप वो मत देकर, जिसको भी मत देते हैं, आप वो मत देकर उस विधानसभा में या उस सदन में आप खुद नेतृत्व कर रहे होते हैं, उनके माध्यम से आपका ही नेतृत्व होता है वहां पर। तो आप मतदान जैसे पवित्र कार्य में भाग लीजिए और उससे बिल्कुल दूर नहीं जाना है। जो भी हमारे वो किसान साथी देख रहे हैं जिन्होंने ये मन बनाया था कि हम मतदान नहीं करेंगे, उनके लिए ये बात रही है कि आप मतदान जरूर करिए, और मतदान जैसा महत्वपूर्ण कार्य है। और सुब्रत जी, जैसे बातें निकल के आ रही हैं, जी खेती लगातार घाटे में जा रही है, खेती का जो कार्य है वो घाटे में जा रहा है, वहां किसान को फायदा नहीं हो रहा, इसीलिए जो युवा पीढ़ी है वो उससे दूर जा रही है। लेकिन यदि सब लोग खेती से दूर हो जाएंगे तो खाएंगे क्या? जरूरी तो है भोजन को, जो है, जो अन्न है वो खेत से ही निकलेगा। तो यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। जो किसान हैं उनको अपनी बात मजबूती से रखनी है, लेकिन जो हमारा ये कार्यक्रम जिम्मेदार लोग देख रहे हैं, वो शासन प्रशासन में बैठे लोग हों या नेतृत्व करने वाले जनप्रतिनिधि हों, कोई भी हैं, वो इन मुद्दों में ध्यान जरूर दें। यदि ध्यान नहीं देंगे तो खेती से ऐसे ही लोग दूर जाते रहेंगे, तो फिर खेती नहीं होगी, तो जो हमारा कृषि प्रधान देश कहलाता है उसे कैसे मजबूती मिलेगी, कैसे ताकत मिलेगी? सुब्रत जी, हमारे कार्यक्रम में समाप्ति का वक्त हो रहा है। एक आपका जो सुझाव है इस समस्या को हल करने के लिए किसान के रूप में, और खेती किसानी की जो आप बारीकियां देखे हुए हैं, जो अनुभव है आपका, उस अनुसार है आपके क्या सुझाव हैं और क्या बेहतर ढंग से रास्ता निकाला जा सकता है? हम आपके चैनल के माध्यम से सभी अपने माननीय जो भी कर सकते हैं कुछ, शासन प्रशासन, अभी तो आचार संहिता है, तो जो भी सक्षम अधिकारी हैं तो उनसे अनुरोध करना चाहते हैं किसानों को समय से खाद, पानी और ट्रांसफार्मर की उपलब्धता करा दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में किसान खेती करता रहे, तो उनकी फसलों का लागत के आधार पर मूल्य दे दीजिए। स्वामीनाथन कमेटी आई हैं और हमारे देश में कहा गया था कि हम फसलों का वाजिब दाम देंगे और 50% मुनाफा देंगे। तो मुनाफे की खेती कब होगी? आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ, एक कोलगेट, एक रिन बनाने वाली, एक साबुन, एक टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनियां लिखती हैं कि 50 ग्राम की साबुन की टिकिया में 25 ग्राम मुफ्त। आप सोचिए, किसान का तो पूरा वो अनाज ही मुफ्त जा रहा है। वो कहाँ? सोचिए, 1 कुंटल गेहूं, 1 कुंटल धान की कीमत आजादी के 76वें वर्ष में कितनी है? 1 तोले सोने की कीमत कितनी बढ़ गई? गाड़ियों की कीमत कितनी बढ़ गई? सारी कीमतें बढ़ी, लेकिन किसान वहीं का वहीं है। आप सोच सकते हैं, मार्केट में भी आप देख लीजिए कि जो किसान बेचारे आते हैं, युवा पीढ़ी के अंदर कितनी कुंठा होती है। आपने देखा होगा कभी कि पता लगा बड़े-बड़े शोरूम बने हैं कपड़ों के, गाड़ियों के, लोग गाड़ियां खरीदने तो मान लीजिए जाते हैं, जो जाएंगे प्लॉट बेच के या जमीन बेच के जाएंगे। किसानों के साथ बहुत कम होंगे कि जो खेती के उत्पादन से गाड़ियां खरीदने जाएंगे, कर्ज में खरीदेंगे, नगद में तो नहीं खरीदेंगे। लेकिन उनके बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, आप सोच सकते हैं। वो रैपर देखते हैं कि इसमें कितने रुपए लिखे हुए हैं। आपने देखा होगा कपड़ों में, शर्ट में, पैंट में, सब में लिख देंगे 75% फ्लैट डिस्काउंट। हम आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार से और माननीय सभी जनों से मांग करना चाहते हैं कि किसानों को भी वो दिन दे दीजिए कि किसान भी अपनी कीमत अपने से लिख सके। हमने कई बार मांग की है कि जो भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं देश में, उनमें एमआर माने लागत मूल्य क्या है वो लिख दीजिए आप। उनके मुनाफे 10%, 15% जो हो वो लिख दीजिए आप, हैं? उसके बाद एमआरपी, एमआरपी आप बनाते हो कि हमारे लोगों की देते हैं एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और उनको बनाते हो एमआरपी। ऐसे में देश कहाँ चलेगा? एमआरपी और एमएसपी के
अंतरों को खत्म करना पड़ेगा। हमारा किसान भी अपनी एमआरपी अनाज में से कुछ ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले दिनों में किसान खेती कैसे करेगा। और हमें तो लग रहा, देख लीजिए आप, किसानों को उसकी पसीने का, खेती में उत्पादन करता है, इतनी मेहनत करता है, मूल्य नहीं मिलता। उसके जमीनों का किसान को मूल्य नहीं मिलता। आज किसान मान लीजिए जमीन बेचना चाहे अपनी, तो उसे क्या मूल्य मिलता है बताइए। जब जमीन किसी बिल्डर के पास चली जाती है, कि दूसरे के पास चली जाती है, तो उसका रेट कितना हो जाता है। हम किसानों को जमीन की खेती के साथ साथ किसानों को वेयर हाउस, जैसे मान लीजिए वेयर हाउस बनाने हैं, ग्रीन हाउस बनाने हैं। देखिए आप, ग्रीन हाउस बनाने हैं, सरकार पहले सब्सिडी देती थी ग्रीन हाउस बनाने के लिए कि आप ग्रीन हाउस लगाइए, आप वेयर हाउस बनाइए, आपको इतना परसेंट अभी देंगे, माने क्रम से देती जाती थी, तो उसका निर्माण कार्य होता जाता था। आप निर्माण में पैसे लगाइए, फिर बाद में लीजिए। ऐसे में किसान कैसे बना पाएगा कुछ। तो हम आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि किसानों के लिए सोचिए, किसानों को, बच्चों को उनकी खेती पे ही केंद्रित करके खेती को लाभ का धंधा बना दीजिए, जैसा कि लगातार कहा जा रहा है, जिससे हमारे किसान खेती से पलायन न करें। नहीं तो आने वाले देश में हमारे यहाँ खाद्यान्न का भी संकट उत्पन्न होगा। कब तक किसान मर के खेती करता रहेगा। हम अनुरोध करते हैं सभी अपने किसान भाइयों से, सभी मतदाताओं से, ये प्रजातंत्र का, जो आपने जैसा कहा, ये प्रजातंत्र का पर्व है और इसका चुनाव है। अपना मतदान जरूर करिए, मतदान सोच समझ के करिए, पूरी तरह एकाग्रता से करिए। कहा जाता है ना कि आप माने सब जैसे चूज करके, जैसे आप हर चीजें छांट बिरा के लेने की पद्धति है कि हम इसे देख ले अच्छे से, समझ लें अच्छे से, फिर वो हम काम करते हैं। उसी तरह आप अपने जनप्रतिनिधियों, जो अभी अभ्यर्थी हैं, आपके यहाँ वोट मांगने आ रहे हैं, उन सबको जांच परख के, देख के, जात पात पार्टी सबसे हट के एक सुदृढ़ प्रजातंत्र के लिए आप सब लोगों से करबद्ध निवेदन है, मतदान जरूर करिए। मतदान प्रजा का, प्रजातंत्र जो है प्रजा का, प्रजा के द्वारा और प्रजा के लिए है। और मतदान में पूरी भागीदारी निभाइए और एक अच्छे जनप्रतिनिधि चुनिए, जो मां भारती को गौरवान्वित करे और आपके क्षेत्र का विकास करें। हम विकसित होंगे, हमारा देश विकसित होगा, हमारी समस्याओं का निराकरण होगा। हम जब समस्या किसान की हो, व्यापारी की हो, या किसी भी व्यक्ति की समस्याओं का निराकरण जो कर सके, ऐसे जनप्रतिनिधि चुन के भेजिए, जिससे हमारी समस्याएं, न्याय संगत समस्याओं का निराकरण हो सके और हम अपने वीर शहीदों के देखे गए सपनों को साकार कर सकें और अपने कर्मों से, अपने कार्यों से मां भारती को गौरवान्वित कर सकें। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से सभी मतदाताओं से करबद्ध प्रार्थना है, आप सब लोग मतदान जरूर करिए, अच्छे से अच्छा जनप्रतिनिधि चुनिए और अपने मां भारती को और अपने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने के लिए उन्हें दायित्व सौंपिए, जिन्हें लगे कि सचमुच में ये कर सकते हैं। सुब्रत जी ने अपनी बात रखी है यहाँ पर, और किसान के जो मामले हैं, किसानों की जो समस्याएं हैं, उनका निराकरण निश्चित ही होना चाहिए और उसमें जो जिम्मेदार लोग हैं वो ध्यान देंगे। साथ ही किसानों की और जो बातें हैं, मतदाताओं की, हमारे जो दर्शक हैं, उनकी जो बातें हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके कोई प्रश्न है, आपको कोई सुझाव है कार्यक्रम से जुड़े, कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए आपका सुझाव जरूरी है। आप हमारे कमेंट बॉक्स में सुझाव को लिखें, साथ ही चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ये बात आपकी है, ये समस्या आपकी है, इसका निराकरण आपके लिए होना है। इस चर्चा को आप जितनी दूर तक पहुंचाएंगे, विंध्य की आवाज, आपकी आवाज उतनी मजबूती पाएगी। अपना पंच 100 में हमारे साथ सुब्रत जी जुड़े, आपका धन्यवाद। हमारे साथ अंजलि जी रही, अंजलि जी का भी धन्यवाद। आज के लिए अपना पंच 100 में बस इतना ही। कल मिलेंगे नए विषय के साथ, जो होगा विंध्य के लिए महत्वपूर्ण, आपके लिए महत्वपूर्ण। तब तक के लिए जुड़े रहिए विंध्य फर्स्ट के साथ। नमस्कार।